नमस्कार और स्वागत है आपका आर्ट्स मास्टरी में। इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का पार्ट 2 यानी स्वतंत्र भारत की राजनीति का चैप्टर नंबर 2 से कौन कौन से बिहार बोर्ड में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस प्रकार से पूछे गए हैं, पिछले 10 सालों में कैसी उनकी संख्या रही है पूछे जाने की, इन सब की यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियोज में हम लोगों ने हिस्ट्री, भूगोल और इसी के पार्ट 1 के पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा हुआ है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा हुआ है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे जो शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 से, एक दल के प्रभुत्व के दौर से पूछे गए हैं, उनकी क्या संख्या रही हुई है पिछले 10 सालों में, उनकी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। जैसे ही क्लास से स्टार्ट होता है आपके सामने एक मोटिवेशनल लाइन होता है, और आज का जो मोटिवेशनल लाइन है हरिवंश राय बच्चन की बहुत ही ज्यादा फेमस कविता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। आप ये बात याद रखिएगा। आप पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा कि हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी आपको वहां नहीं छोड़ना है। आपको अपने मन को यह संतावना देना है कि और कुछ देर हमें पढ़ लेना है। उसके बाद देखिएगा जैसे जैसे अगर इस प्रकार से आप कर रहे हैं और बार बार आप कोशिश करते जा रहे हैं, बार बार आप कोशिश करते जा रहे हैं, तो एक दिन यही आपकी कोशिश आपको आपके सफलता तक पहुंचाएगी, यानी आपको टॉपर बनाने तक पहुंचाएगी। बार बार कोशिश कीजिए। जैसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए होंगे, सोचे होंगे, मेरे वीडियो देखे होंगे तो सोचे होंगे कि हाँ हम अभी से ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही आप आंसर लिखने की कोशिश करते होंगे तो आपका मन किताब पे या गेस्ट पेपर के जो आंसर हैं उनके देखने पर चला जाता होगा, सोचता होगा कि इसी को क्यों न लिख लेते हैं, इसी को याद कर लेते हैं। और ऐसा होता है, जो पूरे साल क्लास किए रहते हैं, ऑनलाइन क्लास किए रहते हैं, ऑफलाइन क्लास किए रहते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि पूरे साल वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए रहते तो उनको पता नहीं रहता है कि कैसे हमें आंसर राइटिंग करना है। इसकी स्किल उनको नहीं पता रहती है। तो फिर वो जैसे ही गाइड खरीदेंगे, और गाइड या मॉडल पेपर कुछ भी खरीदेंगे, खरीदने के बाद वो क्या करेंगे कि उसी के जो आंसर होंगे उन आंसर को याद करेंगे, और पिछले एक साल में उन्होंने जो पढ़ा हुआ है, एक साल के दरमियान जितने सारे सिलेबस उन्होंने कवर किया, जितने सारे टॉपिक को पढ़ा, बहुत अच्छे प्रकार से समझा, वो सब धरा का धरा रह जाएगा। इसीलिए एग्जाम में जाते समय उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने पूरे साल जो टॉपिक पढ़ा उसको नहीं याद किया, उसको रिवाइज नहीं किया। उन्होंने रिवाइज किया क्या, जो गेस्ट पेपर में, मॉडल पेपर में जो आंसर दिया गया है उसको उन्होंने रिवाइज किया। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को यही ध्यान देना है कि हमें केवल और केवल क्वेश्चन को देखना है, और वो क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट में किस चैप्टर से है ये देखना है, और वो हमने जो पढ़ा हुआ है उसको देखना है, और उसको इस तरीके से लिखने की कोशिश करनी है अपने आप से। जब आप इस प्रकार से कोशिश करते हैं तो आप कभी भी हारेंगे नहीं, आप हमेशा सफलता के राह पर बढ़ते जाएंगे। केवल ये बिहार बोर्ड तक ही सीमित नहीं है, ये आजीवन आपके साथ, ये जो 2 लाइन है हरिवंश राय बच्चन की, आजीवन आपके साथ रहेगी। तो आप कोशिश करते जाइए, कंसिस्टेंसी के साथ डेली आप कोशिश कीजिए, डेली आप कोशिश करते जाएंगे। एक दिन आप देखेंगे कि आप सफलता के राह पर अग्रसर हो चुके हैं और आप सफलता को प्राप्त कर चुके हैं। सफलता आपकी तरफ खींची चली आ रही है और आप उसके तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये देखने को मिलेगा। तो केवल आप कोशिश करते जाइए। जब भी मन करे कि हमसे नहीं हो पाएगा, बस मन को ये बोलिए एक बार और कोशिश करते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, होगा हमारे साथ, लेकिन फिर से एक बार ट्राई करते हैं, फिर से एक बार कोशिश करते हैं। इस प्रकार से मन को संतावना देकर आप क्या कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप बिहार बोर्ड में जो टॉपर बनने का सपना लेकर बैठे हुए हैं, आप उस सपने को भी पूरा कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि पिछले 10 सालों में इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन पूछने की संख्या रही हुई है। ये जो वीडियो है लघुतरीय प्रश्नों पर होने वाला है, ये लघुतरीय प्रश्नों पर पार्ट वाइज होने वाला है। पार्ट 1 है ये वीडियो, इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगा, और जो पार्ट 4 है उसमें हम चर्चा करेंगे दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नों को, कि दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नों की संख्या क्या रही है और वो कौन कौन से दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, और उनका मॉडल आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव वीडियो की भी सीरीज चलाएंगे, जिसमें चर्चा करेंगे कि पिछले 10 सालों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस वाले वीडियो में लघुतरीय क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जो कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं।
तो चलिए देखते हैं कि 2015 में कितना क्वेश्चन पूछा गया इस चैप्टर से। तो एक है, 2016 की बात करें तो 2 क्वेश्चन पूछे गए, 2017 से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है इस चैप्टर से। 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया, 2019 में 3 क्वेश्चन पूछा गया है, 2020 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 2021 में एक क्वेश्चन, 2020-22 में 2 क्वेश्चन, 2023 में 2 क्वेश्चन, 2024 में 2 क्वेश्चन, 2025 में 1 क्वेश्चन। यानी अगर यहां पर क्वेश्चन पूछने की ऑन एन एवरेज संख्या देखा जाए कि कितना है ऑन एन एवरेज यहां पर क्वेश्चन पूछने की संख्या, 1 से 2, ज्यादा नहीं। केवल आप देख सकते हैं यहां पे कि 2019 में ही इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए, इससे पहले एक भी क्वेश्चन, मतलब 1 2 बस यही आपको क्या होता है दिखाई देता है। तो 1 से 2 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन इससे क्या हो सकते हैं, आपके एग्जाम में फिक्स्ड है। तो आपको ये चैप्टर अच्छे प्रकार से पढ़ लेना है और इसके पीवाईक्यू को आपको क्या कर लेना है, अच्छे प्रकार से लिखने की प्रैक्टिस कर लेनी है। याद ही नहीं करनी है, उसको लिखने की प्रैक्टिस कर लेनी है। याद तो हम कर लेते हैं लेकिन परीक्षा के समय में हम उसे भूल क्यों जाते हैं, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस उस आंसर के हम लोग नहीं किए रहते, इसलिए हम भूल जाते हैं। तो आते हैं इसके पहले नंबर क्वेश्चन पे। पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो है, एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था क्या है। एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था क्या है, और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये 2015 में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम। एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था क्या है। तो देखिए, एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था और एक दलीय व्यवस्था, इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। अब अगर हम बात करें आजादी के बाद, जैसे ही हम आजाद होते हैं तो एक ही पार्टी आपको क्या होती है, सत्ता में दिखाई देती है। चाहे आप 1952 की चुनाव कर लीजिए, चाहे आप 1957 की कह लीजिए, चाहे आप 1961 की कह लीजिए, चाहे आप 1967 की कह लीजिए, आप इन किसी भी चुनाव में आप देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ, या इसके आगे के भी आप चुनाव कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपको कौन सी पार्टी दिखाई देगी, एक ही पार्टी, कांग्रेस पार्टी ही दिखाई देती है। तो कहीं पे किसी देश में किसी राजनीतिक व्यवस्था में अगर केवल एक ही पार्टी बहुत लंबे समय तक सत्ता में रहती है तो उस व्यवस्था को हम एक दलीय व्यवस्था बोलते हैं। उस व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था कहते हैं। अब यहां पर यह भी याद रखिएगा कि एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था क्या है यह भी पूछ देगा, या एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था का अर्थ क्या है यह भी पूछ देगा, या एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था का आशय क्या है यह भी पूछ सकता है, या एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था का तात्पर्य क्या है यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यहां पे शब्दों की हेराफेरी कर सकता है, या क्या समझते हैं ये भी इसमें ऐड कर सकता है। तो केवल यहां पर शब्दों की हेराफेरी कर सकता है, लेकिन आपको बताना है कि एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था होता क्या है, इसके परिभाषा को, डिफिनीशन को आपको क्या करना है, मेंशन करना है। और डिफिनीशन हमने समझाया कि किसी राजनीतिक व्यवस्था में, किसी देश में अगर एक ही पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रहती है तो उसे एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था कहा जाता है। और यही आपको क्या करना है, मेंशन करना है। अगर एग्जाम्पल अगर इसमें मेंशन करना है तो आप भारत में लिख सकते हैं कि भारत में जो कांग्रेस पार्टी है, आजादी के बाद लंबे अरसे तक केवल और केवल कांग्रेस ही पार्टी थी। विपक्ष के होने के बावजूद भी केवल और केवल सत्ता में कांग्रेस ही पार्टी थी। आप यहां पर ये इतना मेंशन कर देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम बात करें यहां पे मॉडल आंसर की, तो मॉडल आंसर हमने क्या लिखा है कि एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था वह राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें एक ही राजनीतिक दल लंबे समय तक, कब तक, लंबे समय तक निर्विवाद रूप से सत्ता में बना रहता है। विपक्षी दल होते हुए भी वे सत्ता में आने में असफल रहते हैं। और ऐसा ही आपको दिखाई देता है, आजादी के बाद ऐसा ही दिखाई देता है। और इसके कारण आप चैप्टर्स में पढ़े होंगे कि इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। या फिर जैसे बोल सकते हैं कि जैसे कांग्रेस क्या हो गई कि आजादी की लड़ाई में सबसे प्रमुख पार्टी आपको कांग्रेस दिखाई देती थी। कांग्रेस एक छतरी के रूप में भी काम करती थी, यानी जितने सारे विपक्षी दल भी पहले हुआ करते थे आजादी के बाद, वो सारे कहां हुआ करते थे, कांग्रेस के अंदर ही हुआ करते थे। इसका और कारण बता सकते हैं, नेहरू जी एक करिश्माई नेता के रूप में थे, तो वो भी कारण बता सकते हैं कि कांग्रेस ही सत्ता में आई। तो लंबे समय तक सत्ता में अगर कोई पार्टी दिखाई देती है तो उसी को हम लोग एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था कहते हैं। और हमारे यहाँ आजादी के बाद कांग्रेस उस रूप में थी। आपको बस इतना ही आंसर मेंशन करना है और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बस 30 से 40 शब्दों में जैसे ही आप आंसर को मेंशन करते हैं, लिखते हैं, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और आपको 2 नंबर देने से एग्जामिनर बिल्कुल भी हिचकिचाएगा नहीं, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर बात करें इसके नेक्स्ट पेज के, तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे वही सारी चीजें हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इंग्लिश में लिखा है। तो जो भी बच्चा पार्टी इंग्लिश वाली है वो वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकती है कि क्या यहाँ पे लिखा गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो वामपंथी दल से क्या तात्पर्य है।
दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है कि वामपंथी दल से क्या तात्पर्य है, और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये 2016 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2016 में पूछा गया है। तो देखिए, वामपंथी दल वैसी व्यवस्था या उस पार्टी को कहते हैं जो हमेशा समाज में समानता की बात करती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की समानता हो, राजनीतिक समानता हो, आर्थिक समानता हो, या न्यायिक समानता हो, या सामाजिक समानता हो, किसी भी प्रकार की सामाजिक समानता या किसी भी प्रकार की समानता की क्या करती है, वो बात करती है। साथ ही साथ जो है वो सामाजिक न्याय एस्टेब्लिश करने की बात करती है। हमेशा वो श्रमिकों के हित की बात करेगी, यानी मजदूरों की बात करेगी, किसानों की बात करेगी, गरीबों की बात करेगी, पिछड़े हुए लोगों की बात करेगी। हमेशा इन्हीं सब चीजों के बारे में क्या करती है, वामपंथी जो दल होते हैं वो बात करते हैं। आप उन्हीं के बारे में आपको यहां पर क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर में आपको मेंशन करना है कि वामपंथी दल होते कौन हैं। तो जिनकी विचारधारा इस प्रकार की है उन्हें हम वामपंथी दल बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें भारत में जो सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, या फिर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, सीपीआई-एम है, ये इसी प्रकार की पार्टी है, वामपंथी दल ही है। आप यहां पर कमेंट में ये करके बताइएगा कि पहले आम चुनाव में सबसे बड़ी विपक्षी दल कौन सी थी पार्टी। आप क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा आंसर इसका कि सबसे बड़ी विपक्षी दल पहले आम चुनाव में कौन सी पार्टी थी। आपको यही आंसर क्या करना है, इसका आंसर आपको क्या करना है, बताना है। और आपको इस आंसर में सिर्फ और सिर्फ वामपंथी दल, कौन से वामपंथी दल होती है और किस प्रकार की वामपंथी दल होती है, उनकी क्या परिभाषा होती है, आपको यही मेंशन करना है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ के इसके मॉडल आंसर के, तो वामपंथी दल से तात्पर्य ऐसे राजनीतिक दलों से है जो समानता, इक्वलिटी, यानी समाज में कोई भी अनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आर्थिक समानता हो, चाहे वो राजनीतिक समानता हो, चाहे वो सामाजिक समानता हो, किसी भी प्रकार का समाज में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये पार्टी का कहने का यही मतलब है कि आर्थिक समानता भी नहीं होना चाहिए। ये पार्टी कहने का, इस विचारधारा का मतलब है सामाजिक न्याय होना चाहिए, किसी के साथ में समाज में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। श्रमिकों के हितों की रक्षा पर जोड़ देते हैं, यानी जो मजदूर हो गए, जो किसान हो गए, जो गरीब हो गए, जो पिछड़े हुए वर्ग हो गए, जो महिलाएं हो गई, इन्हीं की हितों की बात करेंगे ये पार्टी वाले, ये विचारधारा वाले। अगर बात करें भारत में, तो भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई इसके उदाहरण हैं। बस इतना आप लिखिएगा और आपका इसका आंसर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इससे ज्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। बस ऊपर के जो एक दो लाइन है उसमें आपको बताना है कि ये कैसे विचारधारा वाली है, किन चीजों की बात करती है, और नीचे आपको एग्जाम्पल दे देना है कि हमारे देश में ऐसी कौन सी पार्टी है जो वामपंथी दल है। ठीक है, ऐसी कौन सी पार्टी है जो वामपंथी विचारधारा को क्या करती है, मानती है। और कमेंट में यह भी आपको आंसर देना है कि ये वामपंथी दल है या एक और जो होता है दक्षिणपंथी। इन दोनों की उत्पत्ति विश्व में किस क्रांति के फलस्वरूप आपको देखने को मिलता है और कहां पर देखने को मिलता है। आते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज वही सारे इंग्लिश में यहां पर दिया गया है, तो जो भी बच्चा पार्टी इंग्लिश वाली है वो वीडियो पॉज करके देख लेगी। उसके बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एकल अधिपत्य दल व्यवस्था क्या है। एकल अधिपत्य दल व्यवस्था क्या है, ये क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। ये क्वेश्चन पूछा गया 2016 में, अथवा में करके ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, हमने शुरू में जो क्वेश्चन हुआ, एक दलीय प्रभुत्व की व्यवस्था से क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, क्या आशय है, क्या अर्थ है इसका, इससे हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया। आपकी ये वीडियो स्टार्ट हुई और यहां पर आप दिखाई दे रहा है एकल अधिपत्य दल व्यवस्था क्या है। क्या ये दोनों में समानता है, क्या ये दोनों में समानता है, नहीं, दोनों में समानता नहीं है। एकल अधिपत्य दल व्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है, उसके अलावा और कोई पार्टी आपको दिखाई नहीं देती है। सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है, एक दलीय व्यवस्था है वहां पे, और कोई पार्टी नहीं दिखाई देती है। लेकिन एक दलीय प्रभुत्व वाली जो व्यवस्था है वहां पे बहुत सारे दल होते हैं, लेकिन विपक्ष के कमजोर होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी सत्ता में लंबे अरसे तक, लंबे समय तक क्या करती है, कार्यरत रहती है। लेकिन एक दलीय व्यवस्था में कोई विपक्षी दल का वहां पर कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ एक ही दल है, उसके कुछ लोग हैं, वही लोग क्या कर रहे हैं, सत्ता का सारी क्या करते हैं, कार्यभार को संभाले हुए हैं। उसी को एकल अधिपत्य दल व्यवस्था कहते हैं। अब जैसे इसके मॉडल आंसर को देखें, और ये आपको कहां पर है,
चाइना में आपको दिखाई देगा। कहां पर है? चाइना में दिखाई देगा। कभी कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि हमारे यहां आजादी के बाद एक दलीय व्यवस्था का दौर दिखाई देता है, चाइना में भी यही है, वन पार्टी सिस्टम ही है। क्या ये दोनों समानता है? दोनों में समानताएं हैं? क्या दोनों समान है? तो दोनों समान नहीं है। हमारे यहां लोकतंत्र है और हमारे यहां बहुत सारे राजनीतिक दल हुआ करते थे और हैं अभी भी, लेकिन उस दौर में आजादी के बाद में हम लोगों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाया था और विपक्ष के कमजोर होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ एक ही दल सत्ता में दिखाई दे रही थी। लेकिन अगर चाइना की बात करेंगे तो चाइना में 1949 से ही सिर्फ और सिर्फ वन पार्टी सिस्टम दिखाई दे रही है, एक पार्टी के अलावा और कोई वहां पर क्या हो रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। आप ये बात याद रखिएगा, आप ये बात याद रखिएगा। मॉडल आंसर की अगर इसकी बात करें तो एकल अधिपत्य दल व्यवस्था वह राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें केवल एक ही राजनीतिक दल सत्ता में रहने और शासन करने का अधिकार रखता है। इसमें विपक्षी दल या वैकल्पिक विचारों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। चाइना में ऐसा ही होता है, चाइना में ऐसा ही होता है। इसीलिए जो बस सत्ता में लोग हैं वही लोग जो निर्णय लेना चाहेंगे वही बस चाइना के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा वहां पर विपक्ष का कोई भी मतलब या कोई भी और विकल्प है ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर खत्म। नॉर्थ कोरिया में आप चले जाइएगा, वहां पे भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक दलीय प्रभुत्व वाली एकल अधिपत्य दल व्यवस्था ही दिखाई देगा। वहां पे किंग जोंग उन ही है, जो कहेगा वही कहेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं कहेगा। अगर कोई कुछ कहता है तो सीधे गर्दन, खत्म। ठीक है, तो यही वाली जो व्यवस्था है जहां पे वन पार्टी सिस्टम है, उसके अलावा ना विपक्ष है ना कोई है, तो उसी को हम एकल अधिपत्य दल व्यवस्था कहते हैं। अब यहाँ पे वही सारी चीजें इंग्लिश में मेंशन की गई है, तो जो भी इंग्लिश वाले हैं वो वीडियो को पॉज कर लेंगे और रुककर देख लेंगे कि क्या यहाँ पर बताया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भारत में दलीय व्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2018 में। अब यहां पर बोला जा रहा है कि भारत में जो दलीय व्यवस्था है वहां संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ कौन सी दलीय व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था है। बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारी जो पार्टियां हैं, क्या उन पार्टियों की वजह से भारत में कुछ बदलाव होता है या कोई सहायता मिलती है? आपको ये सारी बातें यहां पर क्या करना है? मेंशन करना है। अगर मॉडल आंसर की हम बात करें यहां पे, तो भारत में पहले ही बताए दलीय व्यवस्था बहुदलीय है जिसमें राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल सक्रिय हैं। यहां विभिन्न विचारधाराओं वाले दल लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं और गठबंधन राजनीति का विशेष महत्व है जिससे सत्ता में स्थिरता और संतुलन बना रहता है। यह विविधता को दर्शा रहा है। केवल हम जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे या भौगोलिक स्थिति के आधार पे हमारे यहाँ विविधता नहीं पाई जाती है, पार्टियों में भी विविधता पाई जाती है। जितने सारे पूरे विश्व में विचारधाराएं पाई जाती हैं उतनी सारी विचारधाराओं की पार्टी यहाँ पर क्या होती है? अकेले भारत में पाई जाती है। यही तो भारत की खूबसूरती है। अगर एक दल निरंकुश होता चला जाता है तो दूसरा दल उसे काबू करने की कोशिश करता है। यही बहुदलीय व्यवस्था का लाभ है, यही बहुदलीय व्यवस्था का लाभ है जो भारत को लाभ शुरू से ही मिलता चला आ रहा है। लेकिन कहीं कहीं पे ये सारी चीजें क्या होती है? गिर जाती है, लड़खड़ाती है, लेकिन लड़खड़ाने के बावजूद भी फिर से खड़ी हो जाती है भारत का लोकतंत्र। भारत की दलीय व्यवस्था फिर से सारी, भारत की शासन व्यवस्था फिर से खड़ी हो गई है। एक बार 1975 के दौर में हुआ था, लड़खड़ाई थी, लेकिन फिर से पुनः हमारा लोकतंत्र जीवित हो गया और पुनः लोकतंत्र उसी प्रकार से काम करने लगा। आज तक वो सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो अगर देखा जाए भारत में तो लगभग तकरीबन वर्तमान में अगर देखा जाए तो 2500 प्लस यहां पर पार्टियां हैं। 2500 प्लस यहां पर भारत में पार्टियां हैं। इन पार्टियों के होने के बावजूद भी भारत में अच्छे प्रकार से लोकतंत्र सुचारू तरीके से चल रहा है। आप ये बात याद रखिएगा। आप नेताओं के टिप्पणी पे मत जाइएगा कि नेता ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ के वो, यहाँ पे वो हो रहा है, और विदेश के जो इंडेक्स निकल रहे हैं ऐसे निकल रहे हैं वैसे निकल रहे हैं। आपको उन पे ध्यान नहीं देना है। भारत ग्रोथ कर रहा है और तीव्र गति से ग्रोथ कर रहा है। आप अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिएगा। नेताओं के कमेंट पे नहीं जाना है कि यहाँ पे ये हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है, इसने ये बोला, उसने वो बोला। वो लोग बोलते रहेंगे, लोगों का बोलने का काम है। आपका काम है, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो आप ओरिजिनल चीजों को आप देखिए,
ओरिजिनलिटी को देखिए, नेताओं के टिप्पणी पर, टीका टिप्पणी पर आपको ध्यान नहीं देना है, जातिवाद पर ध्यान नहीं देना है, धर्म की राजनीति पर आपको ध्यान नहीं देना है, और या किसी पार्टी के आप समर्थन आपको नहीं बनना है। आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी, या इस देश के युवा हैं तो इस देश के युवा के नाते आपका बस सिर्फ और सिर्फ यही धर्म बनता है कि विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको ये देखना है। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, पार्टियों के या फिर नेताओं के जो टीका टिप्पणी है उनको अपने विचार में मत अपनाइएगा, ठीक है। यहाँ पे यह ध्यान देखना है कि आपको किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं करना है, न किसी जाति को, न किसी धर्म को। आपका सिर्फ एक ही धर्म है, विद्यार्थी धर्म, ये याद रखिएगा। 2500 प्लस यहाँ पर पार्टियां हैं। अगर देखा जाए यहाँ पे पार्टियों के प्रकार, तो राष्ट्रीय पार्टियां भी दिखाई देती हैं, राज्य स्तरीय पार्टी दिखाई देती हैं, और बहुत सारी क्षेत्रीय स्तरीय पार्टियां भी क्या होती हैं यहाँ पे दिखाई देती हैं। आपको ये आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं, या फिर जो भी आप चैप्टर में पढ़े होंगे ऑफलाइन या ऑनलाइन, उसको भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे वही सारी चीजें यहाँ पर इंग्लिश में मेंशन की गई है, तो इंग्लिश वाले जो भी बच्चा पार्टी है वो रोक कर देख सकती है वीडियो को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो राजनीतिक दल सरकार में कैसे भागीदारी करते हैं? क्वेश्चन है जो हमारा, वो राजनीतिक दल सरकार में कैसे भागीदारी करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन पूछा गया इस चैप्टर से 2019 में। ये जो राजनीतिक दल हैं, बहुत सारे जो राजनीतिक पार्टियां हैं, अभी हमने बताया आपको कि 2500, तकरीबन 2500 प्लस यहाँ पे आपको क्या होती हैं, पार्टियां दिखाई देती हैं। तो ये 2500 जो पार्टियां हैं, ये कैसे भारत की राजनीतिक, भारत की कैसे सरकार में या सरकार को चलाने में किस प्रकार से अपना योगदान दे रही है, उसी के बारे में यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि जितनी सारी राजनीतिक दल हैं, वो लोग चुनाव लड़कर जनता से जनादेश प्राप्त करके वो क्या करते हैं, बहुमत मिलने पर सरकार बनाते हैं, फिर नीतियों का निर्माण करते हैं, नीतियां बनाते हैं। या मान लीजिए कोई वहां पे निरंकुश होता है, तो अलग जो राजनीतिक दल है उसे वो काबू में, नियंत्रण में करने की कोशिश करता है सरकार की। जैसे कोई जो बहुमत प्राप्त करके यहां पर सरकार में आ गया, जनादेश प्राप्त करके अपनी सरकार बना ली, तो कुछ विपक्ष दल में भी बैठे हुए रहते हैं, तो सरकार की आलोचना भी की जाती है कि सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया। तो ये सभी चीजें क्या करती हैं कि लोकतंत्र को मजबूत बना रही हैं, और हमारे देश के लोकतंत्र को और ज्यादा सुदृढ़ बना रही होती हैं, मजबूत बना रही होती हैं। तो बहुत सारी राजनीतिक दल होने के ये सब फायदे हैं, और इन राजनीतिक दलों के होने से ये फायदे हैं कि हमें क्या, हमारा देश में कमी है, किस चीज की कमी है जो हमारे देश को कमजोर बना रहा है, ये सब चीजों के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। तो इसलिए राजनीतिक दल हमारे लिए सबसे ज्यादा क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर मॉडल आंसर की बात करें तो राजनीतिक दल चुनाव लड़कर जनता से जनादेश प्राप्त करते हैं और बहुमत मिलने पर सरकार बनाते हैं। वे नीतियों का निर्माण, कानून बनाना और प्रशासन चलाने में भागीदारी करते हैं। विपक्ष में रहकर भी दल सरकार की नीतियों की आलोचना और जनता के हितों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार वे लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। अभी हमने बताया कि यही राजनीतिक दल है जो कोई पार्टी सत्ता में जाती है, कोई पार्टी विपक्ष में बैठती है। सत्ता में बैठी हुई पार्टी को लगता है कि हमें ऐसा नियम और कानून बनाना चाहिए, लेकिन विपक्ष को लगता है कि नहीं, यहाँ पे जनता के हितों के लिए ये क्या है, सही नहीं है, तो विपक्ष उसके अपोनेंट में आ जाता है, अपोजिट में आ जाता है। ये सारी चीजें आपको दिखाई देती है, और यही सारी चीजें आपके जो भारत के लोकतंत्र है उसको और ज्यादा मजबूत बना रहा होता है, सुदृढ़ बना रहा होता है। आपको ये बताना है, कमेंट में आपको ये कमेंट करके बताना है कि सबसे पहली बार आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना कहां पे होती है और कब होती है। आपको कमेंट में करके ये आंसर, इसका जवाब देना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे वही सारी चीजें क्या है, यहाँ पे इंग्लिश में मेंशन की गई है, वही सारी चीजें यहाँ पर इंग्लिश में मेंशन की गई है। तो देखिए, अब तक जो इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये 5 क्वेश्चन हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा। आने वाले जो क्वेश्चन पार्ट वाइज और देखेंगे, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए कम ही क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन ही आपको क्या कर रहे हैं, वीडियो में समझा रहे हैं। इससे ज्यादा अगर सारे क्वेश्चन को समझा रहे हैं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जा रही है, 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे के वीडियो हो जा रहा है, जो आप देख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि रील्स का जमाना है ना। तो आप लोग जिनजे हैं, ठीक है, आप लोग अलग ही जमाने में हैं, केवल आप लोग को स्क्रॉल करना है। लेकिन ये सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो बिहार बोर्ड में क्या हो सकता है, ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है आपके लिए। ये बातें याद रखिएगा और ये वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो ये दोस्तों के साथ में भी अपना शेयर कीजिएगा। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और वीडियो को लाइक कर दीजिए।